हेलो फ्रेंड्स, ई सकुंदम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 शेड्यूल एंड इनर लाइन परमिट के बारे में। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके अंतर्गत वो चाहते हैं कि उनको 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अरुणाचल प्रदेश की असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि उनको जो है वो इनर लाइन परमिट से हटा के 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए। चीफ मिनिस्टर जो है अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू जी, उन्होंने कहा है कि 6 शेड्यूल जो है वो जो जनजातीय लोग होते हैं, जनजातीय लोगों के जो अधिकार होते हैं उसको एक संरक्षण प्रदान करता है। और अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में एकलौता ऐसा स्टेट बच गया है जो अनफॉर्चुनेटली 6 शेड्यूल में नहीं आता है। तो वो चाहते हैं कि जो प्रोटेक्शन बाकी सारे स्टेट को मिल रहा है नॉर्थ ईस्ट में बिकॉज ऑफ 6 शेड्यूल, वो उनको भी मिले। तो ये पूरा का पूरा न्यूज़ है। अब हम समझते हैं कि इनर लाइन परमिट क्या है, 6 शेड्यूल क्या है। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश ना तो 5th शेड्यूल में आता है और ना ही 6 शेड्यूल में आता है। वो आता है इनर लाइन परमिट सिस्टम के अंतर्गत। 6 शेड्यूल में जो है वो 4 राज्य आते हैं, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ये चारों राज्य में ऑटोनोमस काउंसिल है, यानी कि इनको थोड़ी बहुत स्वायत्ता प्रदान की गई है। ऑटोनोमस काउंसिल क्या होता है इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। जो 5th शेड्यूल है इसके अंतर्गत कुछ राज्य आते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम आर्टिकल 371A के बारे में बात करें तो नागालैंड पे अप्लाई होता है, उसको एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा देता है। 6 शेड्यूल के बारे में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो संविधान के अंतर्गत जो नॉर्थ ईस्टर्न जो राज्य है उन वहाँ के जो जनजातीय लोग हैं उनके जो अधिकार हैं उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए संविधान ने 6 शेड्यूल का जो है वो प्रबंध किया है आर्टिकल 244 एंड 275 के अंतर्गत। कारण ये है कि यहाँ के जो जनजातीय लोग हैं इनका रहन सहन खान पान अभी भी बहुत साल पुराना ही है, ये समय के साथ बदले नहीं है। तो ज़रूरत है कि इनको जो है वो संरक्षण मुहैया कराया जाए, इनको जो है एक सुरक्षा प्रदान की जाए। और ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये जो पूरा का पूरा 6 शेड्यूल का जो प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा किया गया बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स ऑफ बरदोई कमेटी। एक कमेटी गठित की गई थी जिसने इस पर स्टडी की थी, उन्होंने ही रेकमेंड किया था, जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 6 शेड्यूल की स्थापना की थी। तो ये एक लिमिटेड ऑटोनॉमी, मतलब कि थोड़ी बहुत स्वायत्ता जो है ये जो जनजातीय जो क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट के उसको प्रदान करता है। अब अगर हम बात करें इनर लाइन परमिट सिस्टम के बारे में, तो जब आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में विजिट करते हैं कुछ राज्यों को, तो आपको वहाँ जाने से पहले एक परमिट लेना होता है। अगर आप इंडियन हैं तो भी परमिट ये कि हम वहाँ पे घूमना चाहते हैं या बसना नहीं, या फिर हम वहाँ पे रहना चाहते हैं कुछ दिनों के लिए, तो आपको एक परमिट वहाँ पे लेना पड़ेगा। तो यही जो पूरा डॉक्यूमेंट है, जब कोई भी इंडियन सिटीज़न वहाँ जाता है घूमने के लिए या रहने के लिए, तो एक परमिट लेना होता है। इसी को हम कहते हैं इनर लाइन परमिट सिस्टम। ये अस्तित्व में आया जब ब्रिटिशर्स थे इंडिया में अराउंड द ईयर 1873। इस एरिया को ये प्रोटेक्ट करना चाहते थे फ्रॉम द बंगालीज, ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल से, क्योंकि वहाँ से माइग्रेशन बहुत होता था। तो जो ट्राइबल लोग थे उनके ट्राइबल लोग और जो बंगाली लोग थे उनके साथ वो एसिमिलेट नहीं कर पाते, तो इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ये रेगुलेशन लेके आए थे, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873। तो ये जो रेगुलेशन है 1873 यही कहलाता है इनर लाइन परमिट सिस्टम। ये आवश्यक है, अगर आपको वहाँ जाना है तो आपको लेना ही होगा, और बहुत सारे पर्पज़ के लिए होता है। और जिस स्टेट में जाना है अगर वो स्टेट इनर लाइन परमिट के अंतर्गत आता है तो उस स्टेट के द्वारा इसको इशू किया जाता है। अभी फ़िलहाल जो है वो 4 राज्य जो है वो इनर लाइन परमिट के अंतर्गत आते हैं, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर को दिसंबर 11 को ही इसको ऐड किया गया था 2019 में। तो चलिए एक और चीज़ जो हमें बात करनी है कि इंडियंस जाते हैं तो उनको परमिट चाहिए। जो कोई फॉरेनर अगर वहाँ पे जाना चाहे तो उनको भी एक परमिट लेनी पड़ती है, लेकिन उनको लेना होता है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। इंडियंस जिस एरिया को विज़िट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि फॉरेनर्स को भी वो एरिया विज़िट करना अलाउ किया जाएगा। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है जब वो इस इनर लाइन परमिट जोन में जाते हैं। तो उनको कौन सी चीज़ें चाहिए? फॉरेनर्स प्रोटेक्टेड एरिया ऑर्डर 1958 के अंतर्गत उनको जो है वो कुछ एरियाज़ रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, वो वहाँ पे विज़िट नहीं कर सकते। इतने सारे स्टेट है जहाँ पे ये अप्लाई होता है कि फॉरेनर्स के लिए जो कुछ प्रोटेक्टेड एरिया लिमिट होता है। अगर आप इस मैप को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से राज्य इनर लाइन परमिट में आते हैं और कौन से 6 शेड्यूल। तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर, ये सारे के सारे कौन से में आते हैं 6 शेड्यूल में। और जो आपको ब्लू में दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड
एंड मिज़ोरम, ये हमारे आते हैं इन अलाइन परमिट में। तो अगर आपको इन राज्यों में जाना है तो आपको परमिट लेना पड़ेगा जाने से पहले। और ये जो राज्य है यहाँ पे ऑटोनोमस काउंसिल होती है जिसके पास थोड़ी बहुत स्वायत्ता होती है। ये सब समझने के बाद हम समझते हैं कि आखिरकार अरुणाचल प्रदेश सिक्स शेड्यूल में क्यों शामिल होना चाहती है। इसका कारण समझने के लिए हमें जानना होगा कि सिक्स शेड्यूल में ऐसा क्या है, तो उनके प्रोविजन समझते हैं। तो सबसे पहले वहाँ गवर्नर का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है। ये बात सही है कि उनको स्वायत्ता प्रदान की जाती है, बट ऐसा नहीं है कि जो वहाँ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उससे वो कम्प्लीटली अलग होते हैं, नहीं, उस पर डिपेंडेंट होते हैं। गवर्नर के पास बहुत सारे पावर होते हैं, जैसे कि वो किसी भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं या फिर रीऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। वो जो एरिया है किसी भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत उसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, उसके नाम को चेंज कर सकते हैं, उसके बाउंड्री को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो गवर्नर है वो जो डिस्ट्रिक्ट है उसको अलग अलग ऑटोनोमस रीजन में डिवाइड भी कर सकते हैं। तो स्वायत्ता तो दी गई है पर पूरी की पूरी स्वायत्ता नहीं दी गई है, गवर्नर का कंट्रोल अच्छा खासा है वहाँ पे। अब अगर हम बात करें कि एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वहाँ पे सारी प्रक्रियाएं कैसे होती है, तो यहाँ पे हमें समझना होगा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का कंसेप्ट। तो ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होती है जिसकी स्थापना की जाती है, इनके पास पावर दिया जाता है, बहुत सारे पावर्स होते हैं, बहुत सारी स्वायत्ता प्रदान की जाती है, बट विद इन द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब कोई भी काम करेंगे तो बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के ये नहीं कर सकते हैं। तो अभी 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, 3 जो है वो आसाम, मेघालय और मिज़ोरम में है और त्रिपुरा में 1 है। और हर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत उनका अपना एक रीजनल काउंसिल होता है, और रीजनल काउंसिल के अंतर्गत इनका एक विलेज काउंसिल या फिर कोर्ट्स होता है जिसमें अगर कोई ज़मीन को लेके विवाद है या अगर जनजाति के आपस में कोई विवाद है तो उसको ये सॉल्व करते हैं। तो इनका खुद का कोर्ट होता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बहुत सारी तरह के काम कर सकती है, जैसे कि वो प्राइमरी स्कूल बना सकती है, डिस्पेंसरी, मार्केट, फेरीज, फिशरी, रोड। पर ये सब करने के लिए उनको गवर्नमेंट का एसेंट लेना ज़रूरी है, पर ये कर सकते हैं। और जो ट्राइबल्स होते हैं उनके पास फ्रीडम होती है कि वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो पावर है उसको वो एक्सरसाइज कर सके थ्रू दिस ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल। और इनके पास सिविल और जुडिशियल पावर होता है। जुडिशियल पावर मैंने आपको पता है इनका एक विलेज काउंसिल होता है जहाँ पे ये जो सूट से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उसको ये देखते हैं। ये लॉज भी बना सकते हैं, अगर कोई वन पे, ज़मीन पे, फिशरी, सोशल सिक्योरिटी है तो इस सब चीज़ पे ये लॉ बना सकते हैं, बट अगेन गवर्नर का जो अप्रूवल है वो ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि जो कंपोजिशन है इस ऑटोनोमस काउंसिल का वो क्या है। तो देखिए, जितने भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट या रीजनल काउंसिल होते हैं उसमें 30 से ज़्यादा सदस्य नहीं होते। इसमें से 4 जो होते हैं वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और बाकी जो होते हैं उनको इलेक्शन लड़ना होता है। और सबका जो टाइम होता है पीरियड वो 5 साल का होता है। जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है वो एक एक्सेप्शन है, ये आसाम के अंतर्गत आता है। ये एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे 30 से ज़्यादा मेंबर है, टोटल 46 मेंबर्स है। तो मैंने आपको पहले कहा 5 साल का इनका कार्यकाल होता है, और जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो तब तक रहते हैं जब तक गवर्नर चाहते हैं। और जितने भी ऑटोनोमस रीजन होते हैं उनका एक सेपरेट रीजनल काउंसिल होता है, मैंने आपको कहा। और इनका एक विलेज काउंसिल भी होता है जहाँ पे जुडिशियल एक्टिविटी करते हैं। अब हम समझते हैं आर्टिकल 371A। तो ये नागालैंड पे अप्लाई होता है। एंड क्या इसका मतलब क्या है कि कुछ लॉज अगर पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं तो वो यहाँ पे तब तक लागू नहीं होंगे जब तक यहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा हाँ मतलब उसकी सहमति न दी जाए। जैसे कि अगर कोई रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस है रिलेटेड टू नागास, नागा के कस्टम और प्रोसीजर हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव, सिविल और क्रिमिनल जस्टिस है जिसमें नागा के कस्टमरी लॉज को इम्पैक्ट किया जा सकता है, कोई ज़मीन से संबंधित अगर लॉ है, तो जब तक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो पास नहीं करेगी पार्लियामेंट के इस लॉज को कि हाँ आप यहाँ पे इसको अलाउ कर सकते हैं, तब तक ये इस सब बिंदुओं पे बने लॉज जो हैं वो नागालैंड पे अप्लाई नहीं हो सकते। अब हम बात करने वाले हैं कि चलिए अरुणाचल प्रदेश चाहता है कि उनको 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए, पर ऐसा नहीं है कि 6 शेड्यूल में शामिल होने से उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी या फिर 6 शेड्यूल कुछ ऐसा है जिससे बहुत ज़्यादा कुछ परिवर्तन होगा। तो अभी तक का जो हम ऑटोनोमस काउंसिल का अगर आप फंक्शन जो मैं आपको बताई, जो मैं पावर बताई, उससे आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मल्टीपल पावर सेंटर्स है। एक स्टेट लेजिस्लेचर है, गवर्नर है, ऑटोनोमस काउंसिल है, रीजनल काउंसिल है, सबके पास अपनी अपनी जुरिडिक्शन है, अपने अपने पावर हैं। तो इस तरह के मल्टी पावर सिस्टम में क्या होता है कि सब कहते हैं ये मेरे अंदर आता है तो ये मेरे अंदर आता है, तो काम जल्दी होता नहीं है। उसके बाद कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, स्टेट लेजिस्लेचर, मैंने आपको पहले ही कहा कि दोनों का जो होता है वो अपना अपना हित होता है छुपा हुआ। उसके बाद गवर्नर का रोल, आपने नोटिस किया होगा जब मैं आपको पावर के बारे में बता रही थी कि कुछ भी करने से पहले उनको गवर्नर का जो अप्रूवल है वो लेना बहुत ही आवश्यक है। तो इनको स्वायत्ता तो दी गई है पर बिना गवर्नर के नहीं।
उसके बाद तीसरा इशू ये है कि जो गवर्नर का जो डिस्क्रिशनरी पावर होता है, इसको लेके भी इशू है। गवर्नर कहते हैं ये तो मेरे डिस्क्रिशनरी पावर के अंतर्गत आता है, तो एक यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। एक और चीज़ जो है वो ये है कि बहुत सारी जनजाति होती है, जनजातियों में भी उप जनजातियाँ होती है, तो सबको लगता है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे हो नहीं रहा, तो इसलिए डिमांड होती रहती है कि हमारे लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस आप बना दें। तो एक तरह से पेंडोरा बॉक्स है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। उसके बाद जो कस्टमरी लॉज हैं, वहाँ के जो जनजातियों के जो कस्टम्स हैं, जो रिचुअल्स हैं, उसका प्रॉपर कोडिफिकेशन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स रहती है, इश्यूज़ रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइनेंशियल डिपेंडेंसी की। ऑब्वियसली एक तो हिली एरिया है और इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे लग नहीं सकते, और ऑटोनमस काउंसिल ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल सकती है। तो ये मेनली जो डिपेंडेंट होती है वो स्टेट लेजिस्लेचर पे होती है कि वो पैसे हमें देंगे, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभी स्पेशल पैकेज इन्हें दे देती है। तो इनके पास खुद की जो है वो वित्तीय जो शक्ति है वो बहुत ही कम है, ये डिपेंडेंट है स्टेट लेजिस्लेचर पे। और जो भी पैसे इनको मिलते हैं वहाँ पे भी इनके जो ऑटोनमस काउंसिल हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे देखा गया है कि करप्शन बहुत ही ज़्यादा है। और चौथी बात ये है कि कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जब ये शुरू करते हैं तो एक तो फाइनेंशियल इनके पास होता नहीं, अगर फंड्स मिलते भी हैं तो ये किसी स्किल्ड प्रोफेशनल को कंसीडर ही नहीं करते हैं। अगर आपने किसी स्किल्ड प्रोफेशनल को कंसीडर नहीं किया है, तो लेट्स जैसे आपको कोई रेल बनाना है, कोई ब्रिज बनाना है फॉर एग्जांपल, आप जब तक किसी प्रोफेशनल से नहीं मिलेंगे कि इसमें कॉस्ट क्या आएगा, अगर कुछ होता है कितने सारे फेजेस में ये ख़त्म होगा, टाइमलाइन क्या होगा, आप जो प्रोफेशनल जिस तरीके से उस वर्क को, उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कैरी आउट करेगा वो डिफरेंट होगा। तो ये नहीं करते, जिस वजह से क्या होता है कि एक बारी प्रोजेक्ट शुरू होता है, उसके बाद पता चलता है कि यहाँ पर हमने गलती कर दी, तो डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही स्लो होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि यहाँ पर डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं 6 शेड्यूल के साथ। ऐसा नहीं है कि सब चीज़ रोज़ी है। तो आगे की राह क्या हो सकती है? तो देखिए, क्रिएट किया जा सकता है ये जो विलेज काउंसिल्स हैं, इसका क्रिएशन किया जा सकता है जहाँ पे इलेक्टेड विलेज काउंसिल हो, ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर सकें। इलेक्शंस जो होते हैं वो रेगुलर कंडक्ट करवाने चाहिए स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। जो ग्राम सभा होते हैं उनको रिकग्नाइज़ करें और उनका जो पावर और फंक्शन है उसको देना चाहिए, ताकि ये अपने जो कार्य है वो स्वयं से कर सकें। जो वेरियस जो जनजाति ग्रुप है, जो महिलाएं हैं, उनका भी जो है वो प्रतिनिधित्व इस ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में होना चाहिए, ताकि एक इंक्लूजन देके सबको लगे कि हम इसका पार्ट हैं। और जो स्पेशल ग्रुप्स बार बार मांग करती है कि हमारे लिए स्पेशल प्रोविज़न बना दो, तो वो नहीं होगी, क्योंकि सबको लगेगा कि हाँ, यहाँ पे सबकी प्रतिनिधित्वता है। एंड लास्ट थिंग जो हम हर चीज़ में लिखते हैं कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स होनी चाहिए। ऑटोनमस काउंसिल को फंड्स मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि स्वायत्ता दी गई है तो वो किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक ट्रांसपेरेंसी, एक अकाउंटेबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, दिस वॉज एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिए ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैप्पी लर्निंग।